तो हम अपने बैंकिंग स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक ब्रॉड स्केल पे। एक हम करेंगे सर, एक होगा कमर्शियल बैंक और एक होगा हमारे पास सेंट्रल बैंक, ठीक है। ब्रॉड स्केल पे जब हम बैंकिंग को डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक करेंगे कमर्शियल बैंक, एक करेंगे सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पे एक बात जो समझने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये आती है कि सर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक तो हो गए, ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन सर कुछ हमने ना मुथूट फाइनेंस नाम की चीज भी देखी थी, ठीक है। और आप में से शायद कोई कहेगा सर मुथूट फाइनेंस देखा था, आप में से कोई कहेगा सर हमने ना IHFL भी देखा था, ठीक है। ऐसे करके सर हमने ना कुछ और लोगों के नाम भी सुने थे जो लोन दे रहे थे, ठीक है। तो सर ये क्या है? अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, जिस टर्म को मैं क्या कहूंगा, जिस टर्म को मैं कहूंगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल लो। वैसे आप इंटरमीडिएरीज भी बोल सकते हो, लेकिन इंस्टीट्यूशन विल बी द परफेक्ट वर्ड, ठीक है। तो पहले हमारे पास वर्ड क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Now let's talk about financial institution के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट्स एक बात समझो ध्यान से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है तो वो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, उस इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहेंगे? उस इंस्टीट्यूशन को स्टूडेंट्स हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे। बात समझ में आती है? अब सर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पार्ट कौन से हैं? यहां आपको ध्यान से समझना है स्टूडेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलग अलग पार्ट हैं, मतलब जो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से एक डेफिनेटली आपने पढ़ा बैंक है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो कॉमन ऑब्वियस पता है वो बैंक के बारे में पता है। जिसमें एक हमने पढ़ा सर क्या है? एक हमने पढ़ा सर बैंक है। दूसरा सर हमने पढ़ा था बैंक के अलावा भी होता है, और बैंक के अलावा कौन होता है सर? बैंक के अलावा सर मुथूट फाइनेंस, मतलब मुथूट फाइनेंस, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, NBFC। अभी डिटेल में क्लियर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा सर हमने ये भी पढ़ा था कि एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे हमारी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो होती है सर वो भी काम करती है। चलो, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है मेजरली कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टॉक मार्केट। ये तीनों ही वो इंस्टीट्यूशंस है या वो बॉडीज है मैं कहूंगा जो कि किससे रिलेटेड एक्टिविटीज करती हैं? जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। अब क्या करते हैं? वन बाय वन स्टूडेंट अपने दोनों बैंकिंग सेक्टर को, सिस्टम को समझना शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की, फिर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक की और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की, ठीक है। ओके, तो पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। अब बात करते हैं सुन कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो हमने कहा कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो दो मेजर काम करेगा, which accepts people deposits, जो लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा एंड एडवांसेस लोन्स टू देम। तो प्राइमरीली क्या करेगा? प्राइमरीली वो दो ही काम करेगा, लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा? बदले में उन्हें लोन दे देगा, राइट। प्राइमरीली क्या करेगा? लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करेगा और बदले में क्या दे देगा? लोन दे देगा। तो ये हो गया कमर्शियल बैंक। अब सुन, यहाँ पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट जो समझनी है वो क्या है? वो ये है कि देखो, आई एम श्योर आपके माइंड में काफी बार डाउट आता होगा कि सर कोटक महिंद्रा में और स्टेट बैंक में क्या डिफरेंस है, HDFC में और पंजाब नेशनल बैंक में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स देखो, आपको मैंने नेशनल इनकम में ही एक बात बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि ऑनरशिप के बेसिस पे, अगर मैं ऑनरशिप के बेसिस पे बिजनेस को डिवाइड करूं तो ऑनरशिप के बेसिस पे मैं बिजनेस को दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। तो ऑनरशिप के बेसिस पे क्या होता है? दो ही पार्ट में डिवीजन की जाती है। स्टूडेंट हमेशा आपने क्या करना है? इसको याद रखना है। और वो दो पार्ट कौन से जिसमें हम ऑनरशिप के बेसिस पे बिजनेस को डिवाइड करेंगे? एक होता है सर प्राइवेट, एक होता है सर पब्लिक। स्टूडेंट्स याद रखनी है ये बात, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर ऑनरशिप के बेसिस पे बिजनेस को डिवाइड करना है तो वो हमेशा दो ही पार्ट में करना है, एक करना है प्राइवेट में और एक करना है पब्लिक में। इसके अलावा तो ऑनरशिप बनेगी नहीं। रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम स्टूडेंट्स। डोमेस्टिक इनकम में आई टोल्ड यू कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब है हमारे देश में जितनी भी इनकम अर्न करी, हमारे देश में इनकम अर्न करने वाले दो ही तो लोग हैं, या तो प्राइवेट है या तो गवर्नमेंट है। तो इसलिए हमने कहा कि बैंक भी जो है वो भी दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्राइवेट और एक हो जाएगा पब्लिक, एक हो जाएगा प्राइवेट और एक हो जाएगा पब्लिक। तो अगर आपको अब कोई डाउट है तो सुन लो, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
प्राइवेट बैंक है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक बैंक है। सिमिलरली HDFC जो बैंक है आपके पास वो प्राइवेट है, और पंजाब नेशनल बैंक जो है आपके पास वो पब्लिक है। तो मतलब स्टूडेंट बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी अगेन क्या हो गया, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। कौन कौन से में? पहले हमने पढ़ा कि कमर्शियल और सेंट्रल बैंक, फिर सेंट्रल बैंक को तो अभी हटाओ 2 मिनट के लिए, अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले लेट्स टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक इन डिटेल। तो हमने कहा कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करना और बदले में लोन देना। यही काम है किसका? यही काम है कमर्शियल बैंक का, लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करना और बदले में लोन देना। यही काम है किसका? यही काम है कमर्शियल बैंक का। अब चाहे वो प्राइवेट ओन्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो, चाहे वो प्राइवेट ओन्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो, काम एक ही करेगा। और क्या करेगा? लोगों के पैसे को एक्सेप्ट और बदले में क्या करना है? बदले में लोन देना। काम यही करना है दोनों ने, ठीक है। चलो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आगे बात करते हैं। तो यहां से स्टूडेंट क्या होता है, यहां से हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है बैंक का, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का, वो हमें मिल जाता है, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको मैं कुछ समझाना चाहूंगा यहाँ पे। तो मतलब अगर मैं कमर्शियल बैंक के किस फंक्शन की बात करूं, लोन के फंक्शन की, अगर मैं कमर्शियल बैंक के लोन के फंक्शन की बात करूं, तो उस केस में कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? उस केस में कमर्शियल बैंक एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है स्टूडेंट्स। कौन सा प्लेटफॉर्म? जिसमें लोगों को दो चीजें दी जाती हैं, ठीक है, कि जिनके पास सरप्लस पैसा है तुम अपना पैसा आके डिपॉजिट करा दो, ठीक है। जिसके पास पैसों की रिक्वायरमेंट है, जिसको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, वो आके क्या कर लो, वो आकर के मेरे पास पैसे को क्या करो, बोरो कर लो। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दैट आई ऑल्सो टॉट यू इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वेयर आई टॉट यू कि देखो ऐसा है कि जो फंड्स का मोबिलाइजेशन है वो ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्टली जो आपकी हाउस होल्ड है वो फर्म पे बिलीव करके उसको फंड नहीं देगा। डायरेक्टली वो फंड पे मतलब डायरेक्टली वो उस पर बिलीव करके फंड उसको नहीं देगा, कोई इंटरमीडियरी तो चाहिए। और वो इंटरमीडियरी स्टूडेंट्स मेरे पास कौन है? वो इंटरमीडियरी मेरे पास है बैंकिंग। तो प्लेटफॉर्म है ये किसका? जहां पे सेवर है और इन्वेस्टर है। सेवर का काम क्या है? जिनके पास सरप्लस फंड है। इन्वेस्टर का काम क्या है? जिसके पास कमी है फंड्स की, उसको बोरो करना चाहता है वो, ठीक है। ये सेवर अपना एक्सेस मनी लेके जाता है इनके पास, ठीक है। कहता है दैट मैं आपके पास क्या करना चाहता हूं, मैं आपके पास अपनी मनी पार्क करना चाहता हूं, ठीक है। तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीके से जो ये बैंक है वो क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है। अब समझो, बैंक एक तरीके से क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है? ये इसको मनी डिपॉजिट, ये एक तरीके से मनी क्या कर रहा है? बैंक को डिपॉजिट करा रहा है, ठीक है। और इसको बैंक क्या कर रहा है? लेंडिंग, राइट। सेवर अपना मनी डिपॉजिट कराता है बैंक में, डिपॉजिट। और जो कमर्शियल बैंक होता है वो लेंड करता है मनी किसको? इन्वेस्टर को या फिर बोरोवर को, ठीक है। अब ये सेवर कहता है कि भाई मैंने अपना सरप्लस मनी आपको दे रखा है, मुझे क्या फायदा? मैंने अपना सरप्लस मनी आपको दिया हुआ है तो मुझे कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो मेरा क्या फायदा होगा? बैंक उससे कहता है कि भाई तूने अपना सरप्लस मनी मुझे दिया है तो तेरे को फायदा होगा। फायदा क्या होगा? मैं आपको इंटरेस्ट रेट दूंगा, ठीक है। मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको इंटरेस्ट रेट दूंगा, ठीक है। तो बैंक यहां पे क्या ऑफर करता है स्टूडेंट्स? बैंक यहां पे ऑफर करता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कौन सा इंटरेस्ट रेट? बोरोइंग, क्योंकि एक तरीके से कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है। एक तरीके से कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? इसका पैसा बोरो कर रहा है, ठीक है। यहां पे कमर्शियल बैंक कहता है मैंने आपको पैसा क्या किया है? मैंने आपको पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है। मैंने आपको पैसा किसके लिए दिया है? इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है, ठीक है। तो तुमने मतलब एक तरीके से मैंने आपको पैसा लेंड किया है, तो आप भी मुझे क्या दोगे? वो कहता है कि भाई आप मुझे दोगे अगेन कुछ एक इंटरेस्ट रेट होगा, उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसे बोलेंगे लेंडिंग रेट, राइट स्टूडेंट्स। इसे बोलेंगे लेंडिंग रेट जिस रेट पे वो लेंड कर रहा है, और इसे बोलेंगे बोरोइंग रेट जिसपे वो बोरो कर रहा है लोगों से, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ही बात है स्टूडेंट्स, जो भी कोई भी काम करता है, कोई भी काम करता है, मैं काम कर रहा हूं, आप काम करोगे, आप काम करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, कुछ मोटिव होता है, कुछ फाइनेंशियल मोटिव होता है, आप थोड़ा बहुत भी रिस्क लोगे, अपनी मैनेजमेंट करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, क्यों? कोई तो पर्पस होगा,
कोई तो वजह होगी ना जिसके लिए आप ये सब करने वाले हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, अब मुझे क्या मतलब ऐसी मुझे क्या पड़ी है कि चलो खड़ा हुआ रिकॉर्डिंग करना शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे पर स्टूडेंट्स क्या है, ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान लालची होता है, लालची आप भी नहीं, लालची मैं भी नहीं हूं, ठीक है, बस हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स होती है स्टूडेंट, जैसे आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। मुझे कोई बोले सर फ्री में पढ़ा दो, मैं डेफिनेटली पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मैं फ्री में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, ये बात सोचो, मेरे पास स्किल्स है, मैं फ्री में पढ़ाने भी लग जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दैट केस मैं अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कहां से पूरी करूंगा? आप सोच के देखो, मैं फ्री में पढ़ाने लग जाऊं, फ्री में पढ़ाने लग जाऊं, ये मार्कर में डलने वाली इंक जब मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास कोई मनी नहीं है, तो वो कहां से लाऊंगा? सिमिलरली भाई इलेक्ट्रिसिटी लग रही है इन सारी रिकॉर्डिंग्स को करने में, तो उसके लिए बिजली का बिल BSES जो है दिल्ली के अंदर जो BSES है वो माफ तो नहीं करेगा ना, ठीक है भाई, या गवर्नमेंट बिल भेजना बंद कर देगी, माफ तो कोई नहीं करेगा, बिल भी देना ही पड़ेगा। तो मतलब हर किसी के पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है, तो कोई भी पर्सन जब काम करता है तो वो कोशिश यही करता है कि जो मेरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो मैं पूरी कर सकूं और थोड़ी एक स्मूथ लाइफ जी सकूं, थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ी मनी आएगी, तभी वो जी सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट कमर्शियल बैंक भी वही करता है, कहता है कि भाई देखो अगर मैं आपको लैंड कर रहा हूं, ठीक है, मान लो ये वाला बंदा पैसे लेके भाग गया, तो आप तो मुझे पकड़ लेते हो कि भाई आपको हमें पैसा देना ही होगा, हमें नहीं पता, हमने तो आपके ट्रस्ट पे पैसा दिया था। तो स्टूडेंट यहां पे किसका रोल आता है? यहां पे फिर रोल आता है बैंक के प्रॉफिट का, और उसे क्या बोलते हैं? उसे स्टूडेंट्स बोला जाता है स्प्रेड। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? उसे बोला जाता है स्प्रेड। एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं बोलूंगा बैंक्स प्रॉफिट, एक लेमैन की लैंग्वेज में ऐसे बोलना पसंद करूंगा बैंक्स प्रॉफिट, क्योंकि आपने डेफिनेटली सुना होगा जब बैंक आपको लोन देता है तो उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर आप एक हाउसिंग लोन ले रहे हो, ठीक है, आपका कोई हाउस लोन है, तो हो सकता है कि आपको होम लोन जो है वो मिल जाएगा कितने का? मे बी 6.25%, 7.25%, 7%, 8%, 9%, 10, 11, 12 तक चला जाता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप क्या कर रहे हो, अपने पैसे डिपॉजिट करा रहे हो, ठीक है, अपने मनी डिपॉजिट करा रहे हो, तो बैंक उस केस में मैक्सिमम आपको सेविंग्स के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा? 4 और 5%, मैक्सिमम 5%। समटाइम अभी बीच में कुछ बैंक आए थे जिन्होंने कहा था हम 7% तक भी दे देंगे आपको, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा लेंडिंग का रेट जो होगा बैंक का वो ज्यादा रहेगा उसकी बोरोइंग के रेट से, राइट? तभी तो प्रॉफिट आएगा ना, ठीक है। एक नॉर्मल सा बिजनेस है भाई, मैं अगर ये मार्कर बेचता हूं और ये मार्कर मुझे 20 का मिल रहा है, अगर ये मार्कर मुझे 20 का मिल रहा है तो मैं आगे 25 का बेचूंगा, 5 रुपए मेरा भी तो मार्जिन हो ना, ठीक है। तो मतलब स्प्रेड क्या है? स्प्रेड का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक, borrowing rate of commercial bank and lending rate of commercial बैंक, ठीक है स्टूडेंट्स। जो आपका स्प्रेड होता है उसका मतलब क्या हो गया? स्प्रेड का मतलब हो गया तुमने जो बोरो किया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और जो तुमने लेंड किया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही स्टूडेंट्स क्या बन जाता है? वही आपका बन जाता है स्प्रेड। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये देखो ध्यान से। बैंक ये कहता है कि तुम मुझ पे अपना डिपॉजिट कराने आ रहे हो, तुम मेरे पास अपना डिपॉजिट कराने आ रहे हो, लेकिन जो डिपॉजिट तुम कराने मेरे पास आ रहे हो मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट को समझूंगा, फिर तुम्हारे पैसे को एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करूंगा। समझना, वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट को पहले समझूंगा, उसके बाद जो तुम पैसा मुझे दे रहे हो वो मैं उसे क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट को समझने से क्या मतलब है? मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट को समझूंगा, इससे क्या मतलब है? समझो स्टूडेंट ध्यान से। बैंक कहता है कि देखो सबसे पहले वो लोग जिनका एक प्राइमरी मोटिव क्या है? अपने अमाउंट को सेव करना, जिनका बैंक से एक मोटिव है दैट दे वांट टू सेव देयर सरप्लस मनी, ठीक है, वो अपना एक सरप्लस मनी सेव करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर जॉब पे है,
ठीक है। तो उनको एक स्टूडेंट्स क्या होगी, मंथली एक कोई सैलरी आएगी, जिस मंथली सैलरी के बेसिस पे उन्होंने क्या कर रखा होगा, बाइफिकेट कर रखा होगा कि कौन कौन से खर्चे मुझे करने हैं, राइट। उन्हें बाइफिकेट कर रखा होगा कि मुझे कौन कौन से खर्चे करने हैं। तो जो जो खर्चे उनको करने होंगे उन्होंने उसका कॉलम बना रखा होगा और वो वहां पे खर्च कर देंगे, रिमेनिंग मनी उनकी सैलरी अकाउंट में रहेगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, वो सेविंग के तौर पे हो जाएगी। ऐसा हो सकता है। नहीं तो मान लो फॉर एग्जांपल आप हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो, आपको वीडियो एडिटिंग आती है या आपको कंटेंट डेवलप करना आता है या छोटा मोटा कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं, छोटे मोटे स्केल पे काम कर रहे हो, अपना ही काम कर रहे हो, उससे आपको पैसा आता है, ठीक है। अब भाई जो सब आपके काम में का है वो आप रखोगे, नहीं तो आप जाके बैंक पर डिपॉजिट कराओगे। तो बैंक कहता है कि पहले मेरे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो सेव तो करवाते हैं, लेकिन उनका जो मोटिव है वो किस चीज का है, वो सेविंग करने का मोटिव है। वो उनका मोटिव किस चीज का है, सेविंग करने का। तो मैं उन लोगों के लिए ऑफर करूंगा क्या, उन लोगों के लिए ऑफर करूंगा सेविंग्स डिपॉजिट, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं क्या ऑफर करूंगा, उन लोगों के लिए मैं ऑफर करूंगा सेविंग्स डिपॉजिट, ठीक है, कि आप लोग अपना मनी मेरे पास लेके आए और मैं उसको एज अ सेविंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करूंगा। अब आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है, सेविंग्स हो या कोई भी हो, फर्क पड़ता है स्टूडेंट। अगर आप सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक के साथ खुलवाओगे तो वो उस तरह की ऑब्लिगेशंस भी आपके ऊपर होंगी और आपको उस तरह की फैसिलिटी मिलेंगी जो सेविंग डिपॉजिट के साथ क्या होती होंगी, मिलती होंगी। जैसे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट पे कितना रहेगा, दैट विल बी समवेयर अराउंड 4% 5%, जैसा कि मैंने आपको समझाया। एंड देयर विल बी अ लीगल लिमिट ऑन द ट्रांजैक्शंस, क्योंकि तुम सेव करना चाहते हो। अगर तुम सेव करना चाहते हो तो भाई एक लिमिट में ट्रांजैक्शन करोगे ना, तुम जब मर्जी निकाल रहे हो, जब मर्जी डाल रहे हो, तो इससे सेविंग तो नहीं हो सकती, मतलब तुम्हारा नेचर ही कुछ और है। तो इसलिए इस चीज को बैंक नोटिस करता है कि अगर आप सेविंग डिपॉजिट की बात कर रहे हो, सो देयर विल बी अ लीगल लिमिट। यहाँ पे एक लीगल लिमिट होनी चाहिए कि तुम कितना सेव करना चाहते हो। बात समझ आ गई स्टूडेंट? तो पहला सेविंग डिपॉजिट है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से सेकंड। तो पहला क्या होगा, सेविंग डिपॉजिट। मैंने आपको दो चीजें स्पेशल बताई इसमें। पहले फीचर ये बताया सेविंग डिपॉजिट का कि सर सेविंग डिपॉजिट के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली मान लो 3% से लेकर 7% तक वेरी करता है मैक्सिमम, लेकिन जनरली एवरेज आपको 5% 4% ही देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा सर, दूसरा हमने पढ़ लिया कि जो ट्रांजैक्शन है उसकी एक लिमिट है। दूसरे आ गए आपके फादर, वो एक अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, ठीक है। वो किसी भी चीज का बिजनेस कर सकते हैं, वो किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल वो बिल्डर है, ठीक है। अगर वो बिल्डर नहीं है तो किसी चीज के ट्रेडर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बिजनेसमैन में और सैलरीड पर्सन में फर्क है। सैलरीड पर्सन की इनकम जो है वो एक बार आएगी, एक पीरियड में एक बार आएगी। बिजनेसमैन की इनकम रोज की होती है, पेमेंट्स भी रोज की होती है। आज माल आएगा, आज पेमेंट करनी पड़ जाएगी, ठीक है। उसी सिमिलर मैनर में भाई माल बिक गया, पेमेंट आ भी जाएगी। तो बिजनेसमैन जो है उसके पास तो इनकम जो है वो एक रेगुलर इनकम है, ठीक है। तो बिजनेसमैन की इनकम क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे रेगुलर होती है, इसलिए उनको क्या प्रेफर करवाया जाता है, उनको प्रेफर करवाया जाता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट उनको बोला गया सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाओ, इनको हो जाएगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब है ये वो अकाउंट रहेगा जो हमेशा एक्टिवेट रहेगा। एक्टिवेट तो वो भी रहेगा, इसका मतलब क्या है, देयर विल बी नो लिमिट ऑन ट्रांजैक्शंस। आपको जितनी ट्रांजैक्शंस करनी है आप उतनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ट्रांजैक्शंस की कोई लीगल लिमिट नहीं होती, जितना ठीक लगे आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाउएवर रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको करंट अकाउंट पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, रेदर यू हैव टू पे बैंक चार्जेस। क्योंकि बैंक कहता है आपके लिए मुझे बहुत हमेशा एकदम अलर्ट रहना पड़ता है। भाई ये पर्सन तो मुझे पता है कि भाई अगर इसकी 4 ट्रांजैक्शन की लिमिट है, 4 के बाद शांत हो जाएगा 1 महीने के लिए, लेकिन आप तो भाई हर दिन उतने ही एक्टिव रहोगे, तो आपके लिए मुझे भी इतना एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आपका तो मेरे को मेंटेन करना पड़ रहा है, आपके पैसे को मैं यूज तो कर नहीं पा रहा, ऊपर से मेंटेनेंस और करनी पड़ रही है, तो आपको बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास कहाँ आ गया, करंट अकाउंट में। दूसरा हमारे पास, इसके अलावा स्टूडेंट क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, इसके अलावा हमारे पास आता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बहुत पैसा है भाई हमारे पास, इतना पैसा है कि पैसे में पड़े पड़े काई लग रही है, एकदम अंधा पैसा हमारे पास, ठीक है। भैया समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे करें।
तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा सरप्लस में रहता है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, उस केस में बैंक क्या करता है, उस केस में बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, जैसे आप एफडी के नाम से आपने सुना होगा स्टूडेंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, या ऐसे टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से होता है। अब यहाँ पे आप और बैंक एक तरीके के एग्रीमेंट में आते हो, आप बैंक से ये कहते हो दैट आई हैव ₹10 लाख सरप्लस, मेरे पास 10 लाख रुपए सरप्लस में, जिसका मुझे अभी तो कोई समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस्तेमाल करना भी है, ठीक है। तो बैंक कहता है कोई इश्यू नहीं है, आपको क्या लगता है आपको कब तक इस्तेमाल नहीं करना होगा, आप कहते हो मुझे लगता है अगले 5 साल के लिए, वो कहता है कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप 5 साल के लिए एफडी करा लो। स्टूडेंट पहले क्या था, इसमें एक लिमिटेशन थी कि आप इसको ब्रेक नहीं करा सकते थे बहुत इजीली। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आज का बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा अपने आप को इवॉल्व कर चुका है, बहुत मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे देयर इज नॉट एज सच ग्रेट प्रॉब्लम कि आप इसको ब्रेक नहीं करा सकते। यू कैन ब्रेक anytime whenever you want money and whenever you are running out of money you can break your FD। तो बैंक कहता है कि आप 10 लाख रुपए मुझे 5 साल के लिए दे दो, मैं इस पे ऊपर आपको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा दूंगा। पहली बात, इसमें स्टूडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ज्यादा होता है, और ये ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन की एक लिमिट है, यहाँ पे कितनी भी ट्रांजैक्शन करो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती, जब भी विड्रॉ होगी पूरी एफडी एक ही बार में होगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि आज चलो मन कर रहा है समोसे खाने का, चलो पैसा निकाल लेते हैं, सेविंग अकाउंट में से निकाल सकते हो ना, एफडी से कोई पैसा नहीं निकलता। चलो अब बैंक क्या करता है, बैंक आपसे कहता है 5 साल का हमारा एग्रीमेंट रहेगा, 5 साल बाद आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं, 10 लाख को हर साल 7% के हिसाब से क्यूमुलेटिव रेट पे लगाते रहो, मैं आपको 5 साल बाद इतना पैसा दे दूंगा, ठीक है। ये होता है स्टूडेंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो मेजरली जो बैंक होता है स्टूडेंट, वो क्या कर रहा है आजकल, बैंक आप जब एज अ सेविंग पर्पस जाते हो बैंक के पास, एज अ सेवर जाते हो, तो बैंक आपको 3 तरीके की फैसिलिटी देता है। बिसाइड्स दैट बैंक आपको एक और अकाउंट फैसिलिटी देता है विच इज एमओडी, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। अब ये मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट क्या होता है स्टूडेंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट में ये होता है, लोग कभी कभार एफडी से डरते हैं, क्या इतना पैसा है ही नहीं, तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट इज अ गुड फीचर। अगर आप इसको थोड़ा सा देखो तो इट्स अ गुड फीचर, बट सब फीचर को छोड़ो, अच्छा है बुरा है, समझो क्या है। आप क्या करते हो, बैंक की इसमें क्या करता है, आपने जैसे सपोजिटली 1 लाख रुपए बैंक में लगाए, आप एमओडी, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ध्यान से समझना, इसे ऑटो स्वीप कहते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में। एमओडी में क्या होता है, बैंक आपसे कहता है कि कितने पैसे आपके पास, 1 लाख रुपए, आप बैंक से कहते हो मुझे ना इसको ऑटो स्वीप कराना है। तो व्हाट इज ऑटो स्वीप, ऑटो स्वीप में स्टूडेंट ये होता है कि आप बैंक पे जाकर के बोलते हो कि मेरे ना पैसे को ऑटो स्वीप कर दो। हर बैंक की एक लिमिट है, हर एक बैंक की एक लिमिट होती है, ठीक है, सबकी लिमिट सेम नहीं होती, हर एक बैंक की, हर एक डिफरेंट बैंक की एक लिमिट होती है। जैसे मान लो एग्जांपल लो कोटक महिंद्रा का, तो कोटक महिंद्रा की लिमिट मान लो कितने की, 20,000 रुपए की, ठीक है। अब होगा क्या ऑटो स्वीप में, 20,000 रुपए है आपका सेविंग अकाउंट, है आपका सेविंग, लेकिन वो मल्टीपल ऑप्शन कैसे है समझो, 20,000 रुपए आपके पास है, ठीक है, तब तक तो ठीक है। जैसे ही आपके उस 20,000 रुपए से अकाउंट में कितने गए, 50,000 रुपए हो गए, तो उसने 20,000 रुपए तो आपसे कहा था कि 20,000 रुपए मिनिमम रखना चाहिए, 20,000 से ऊपर स्टूडेंट जितना भी होगा, 20,000 रुपए उससे ऊपर जितना भी जाएगा, वो क्या करेगा बैंक, ऑटोमेटिकली उसको एफडी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसी एफडी होती है जिसका कोई फॉर्म नहीं फिल होता, जिसका कोई एक तरीके से कोई एग्रीमेंट नहीं है, जिसको आप एनी टाइम अपने एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप कराओ उसको एफडी रहे हो, लेकिन बैंक उसको एक वो वाली लायबिलिटी के तौर पे, ऑब्लिगेशन के तौर पे ना आपको पड़ती है ना बैंक को पड़ती है। बैंक ये कहता है आपने ऑटो स्वीप में डाल रखा है, जितना भी 20,000 रुपए से ऊपर होगा मैं उसे एफडी में डाल दूंगा। अब आप सोचोगे सर व्हाट इफ यू वांट टू विड्रॉ, यू कैन विड्रॉ, आप जाओ एटीएम से विड्रॉ कर लो, से सपोजिटली आपने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, ठीक है, और आपने वो जो 5,000 थे वो 5,000 रुपए वो आपने 4 दिन के रखे थे, तो बैंक उस 5,000 पे आपको 4 दिन का एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा और आपकी ऑटो स्वीप कम कर देगा, 20,000 बचे कितने आपके, 25,000, 25,000 के वो क्या कर देगा, एफडी बना के रखेगा। इस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से बैंक जो है वो लोगों के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को समझ के डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट तरीके से क्या करता है, मनी को एक्सेप्ट करता है, राइट स्टूडेंट। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, सर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों, इसमें बिल्कुल भी नहीं, इसमें बहुत ज्यादा, इसमें इन दोनों का मिक्स क्यों। देखो स्टूडेंट बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों देना चाहेगा, सोच कर देखो,
10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, सोच के देखो, क्योंकि वो आपका पैसा ले रहा है इसलिए। हाँ जी, तो बैंक आपको क्यों देना चाहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उस बेसिस पे देता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप उसे पैसा इस्तेमाल करने देते हो। ठीक है, एफडी में आप उसे कहते हो भाई 5 साल के लिए मैं भूल गया अपने पैसे को, भाई तुम्हें जितनी जगह पे यूज करना है करो, तो इसीलिए वो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देता है, क्योंकि आपने उसको 5 साल के लिए मनी दे दिया जिसको वो कैसे भी कहीं भी यूज कर सकता है। तो मतलब आपने उसको कितने टाइम के लिए दिया? 5 साल के लिए दिया। अब क्योंकि आपने उसको 5 साल के लिए दिया तो वो फ्री है, वो बहुत ज्यादा यूज कर सकता है, तो जितना ज्यादा वो यूज कर सकता है उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट दे रहा है। सेविंग्स अकाउंट में ऐसा नहीं होता। सेविंग में उसको पता है कि भाई परमानेंट नहीं है पैसा, हो सकता है कि आज शाम को इसको जरूरत पड़े तो आज शाम को ही सारा पैसा निकाल लेगा, तो इसलिए उसको नहीं देखते। और करंट में तो उसको पता है आज शाम तक क्या, उसको पता है अगले 1 घंटे में इसको पैसा चाहिए हो सकता है, तो इसलिए करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो बैंक इंटरेस्ट उस बेसिस पे देता है, उस बिहाफ पे देता है कि आप उसे उसकी जो मनी है, अपनी मनी जो है वो कितने टाइम तक के लिए यूज करने को देते हो, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा पार्ट हो गया हमारा सेविंग्स अकाउंट का, कि सेविंग के तौर पे बैंक क्या क्या फंक्शंस कैसे कैसे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स देन स्टूडेंट। बात करते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब बोरोइंग है, वो किस किस फॉर्म में की जाती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आती है? सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आती है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आप बेसिकली बैंक के पास जाते हो, ठीक है, अपनी कोई कोलेटरल देते हो, उस कोलेटरल के बेसिस पे बैंक क्या करता है? उस कोलेटरल के बेसिस पे बैंक आपको एक क्या करता है? अमाउंट सैंक्शन करके दे देता है। आप बोलते हो भाई मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, मेरी वैसी रिक्वायरमेंट है, बैंक कहता है भाई जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी रिक्वायरमेंट है, तुम क्या करो, तुम मेरे को अपना क्या दे दो, अपना कोई कोलेटरल दे दो, और जो अमाउंट तुम्हें लोन का चाहिए तुम मुझसे ले जाओ। ठीक है, ये तो स्टूडेंट आपको पता है। मैं मेनली आपको समझाना चाहूंगा कैश क्रेडिट के बारे में। कैश क्रेडिट क्या होता है स्टूडेंट? कैश क्रेडिट एक तरह का मतलब लोन है जो कि बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने आपको याद है, मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था क्रेडिट कार्ड, याद है आपको? मैंने समझाया था कि भाई देखो, एक तो होता है आपका डेबिट कार्ड, एक होता है आपका क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या था? क्रेडिट कार्ड सर पहली बात तो जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में मेरा अकाउंट हो वही बैंक दे, कोई भी बैंक मुझे इशू कर सकता है अगर मेरी एलिजिबिलिटी होती है, तो पहली बात तो ये समझाई थी सर। दूसरी बात स्टूडेंट्स मैंने आपको ये समझाया था क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, देयर इज अ लिमिट टू विच एक्सटेंट आप उस क्रेडिट को यूज कर सकते हो। देयर इज अ लिमिट टू विच एक्सटेंट यू कैन यूज दैट क्रेडिट, आप उस क्रेडिट को किस एक्सटेंट तक यूज कर सकते हो, ये समझाया था। तो क्रेडिट कार्ड में क्या था स्टूडेंट्स? क्रेडिट कार्ड में बेसिकली ये था कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो है 1.5 लाख। एग्जांपल लेता हूं, मैंने यूज किया सिर्फ 50,000, ठीक है, और वो टाइम पीरियड में मैं पे नहीं कर पाया, एग्जांपल लेता हूं, तो बैंक मुझसे 1.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा किसके ऊपर? बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा सिर्फ 50,000 के ऊपर। जो 50,000 के ऊपर मैं, जो 50,000 में पे नहीं कर पाया, जो 50,000 में पे नहीं कर पाया, बैंक केवल उसके ऊपर मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। बैंक कितना ही कहेगा, ये नहीं कि पूरे 1.5 लाख के ऊपर कर लेगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये हमारे पास होता है कैश क्रेडिट। तो मतलब बेसिकली हमारा जो कमर्शियल बैंक है उसके 2 प्राइमरी फंक्शन हो गए, ठीक है। और वो 2 प्राइमरी फंक्शन कौन से हो गए? लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करना और बदले में उन्हें क्या देना? बदले में उनको लोन देना। एक्सेप्ट करने के ये तरीके हो गए, और बोरो मतलब जो लेंड करना है बैंक को, लेंड करने के तरीके आपके पास बैंक के ये सामने हो गए। इसके अलावा आप पढ़ते हो होम लोन होता है, व्हीकल लोन होता है, बहुत सारे लोन और होते हैं, ठीक है। आप पढ़ ही रहे हो मॉडर्न फॉर्म में, तो बहुत बहुत तरीके के लोन्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो मेन वही है, 2 पार्ट में कैटेगराइज में डिवाइडेड है। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, कैश क्रेडिट होते हैं, ठीक है, एंड एडवांसेस होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने डेफिनेटली करंट अकाउंट पढ़ा है। करंट अकाउंट में याद है आपको एक फीचर समझाया गया होगा करंट अकाउंट के अंदर, कि स्टूडेंट्स जिन लोगों के करंट अकाउंट होते हैं उनको बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है। याद है, जिन लोगों के करंट अकाउंट होते हैं उनको क्या मिलता है? उन लोगों को बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है कि भाई तुम्हारा करंट अकाउंट है, अच्छा तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें बैंक ओवरड्राफ्ट मिलेगा। मतलब जितना, अगर जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट में स्टूडेंट ये होता है कि मान लो आपका करंट अकाउंट है, ठीक है, और अभी आप एक अच्छे कस्टमर हो, और देखो ऐसा नहीं कि तुम्हारा करंट अकाउंट खुलते ही तुम्हें बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता था, नहीं, तुम्हारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन अच्छी है, बैंक सब कुछ देखेगा, तब तुम्हें ये फीचर देगा, वो भी एक एक्सटेंट तक। जैसे आप एक अच्छे कस्टमर हो, बैंक ने देखा कि इनकी ट्रांजैक्शन हर महीने की 3, 4, 5, 6 लाख में रहती है,
ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, आपको 50,000 तक का ओवरड्राफ्ट दे देगा। अब ये 50,000 के ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, 50,000 के ओवरड्राफ्ट का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये हो गया कि बैंक आपसे ये कहता है कि देखो ऐसा है कि जब 50,000 के ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि मान लो आपने इंस्टेंट किसी पर्सन को चेक इशू कर दिया, कितने का, 30,000 का, एंड देयर इज ओनली 5,000 इन योर करंट अकाउंट। भाई किसी भी वजह से आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रखे हुए और आपने 30,000 का चेक इशू कर दिया, मींस देयर इज अ गैप ऑफ 25,000 रुपीज स्टूडेंट, 25,000 रुपए का गैप है। ये 25,000 रुपए बैंक क्या करेगा, आपके चेक को बाउंस नहीं करेगा, क्योंकि आप करंट अकाउंट होल्डर हो, वो भी एक रेप्यूटेड बैंक के थ्रू वेरीफाइड, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपकी अच्छी है, बैंक आपके ऊपर भरोसा करता है। तो बैंक क्या करेगा, आपको बैंक कहेगा कि मैं क्या करूंगा, मैं आपको आपके बिहाफ पे 25,000 रुपए पे कर दूंगा, ठीक है, इंस्टेंट, आपको आने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं पे कर दूंगा। वो जो भी ऑब्वियस सी बात है, बैंक कुछ भी फ्री में क्यों करेगा, प्रॉफिट तो चाहिए, वो नॉमिनल से जो भी इंटरेस्ट चार्ज लगेगा वो आप मुझे दे देना। तो ये अलग अलग तरीके के स्टूडेंट मॉडर्न टाइम में क्या है, लोगों के रिक्वायरमेंट को समझते हुए अलग अलग तरीके से क्या होता जा रहा है, अलग अलग तरीके से जो लोन्स है वो एडवांस किए जा रहे हैं। सिमिलरली स्टूडेंट एक और डिपॉजिट हम समझना है हमें यहाँ पे, रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब है स्टूडेंट कई बार आपके पास फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए इंस्टेंट 10 लाख रुपए नहीं है, बट आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको इतने लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, आप सेव करते हो, बार बार निकल जाता है। बैंक के पास आप आरडी कराते हो, आप कहते हो मुझे 10 लाख की आरडी करानी है, बैंक क्या करेगा, उस 10 लाख की आरडी को टाइम पीरियड के हिसाब से पर मंथ की ईएमआई में डिवाइड कर देगा, ठीक है, कि पर मंथ आप इतना आरडी में पैसा इन्वेस्ट करोगे इतने साल तक, तो वो 10 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब बैंक को क्या फायदा, बैंक क्या करता है स्टूडेंट, आपसे मान लो एग्जांपल क्या किया उसने ऐसे कुछ बनाया कि 1 साल का 1 लाख डिपॉजिट कर रहे तो 10 साल में कितने हो गए, 10 लाख रुपए। बैंक कहेगा क्योंकि 10 साल में 10 लाख रुपए हो गए, लेकिन आप खुद सोच के देखो, मैं क्या पूरे टाइम पीरियड में आपके 10 लाख रुपए यूज कर पाया, नहीं, पहले महीने तो मैंने सिर्फ आपके मतलब पहले साल तो मैंने सिर्फ आपका 1 लाख यूज किया, तो मैं 1 लाख यूज करके 10 लाख के हिसाब से तो इंटरेस्ट नहीं दे सकता ना। तो बैंक आपसे कहता है कि 10वें साल तक 10th ईयर तक ये 10 लाख हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपने पास 1 2 3 साल के लिए होल्ड करूंगा, मतलब 10 साल तक ये 10 लाख हो गया, मैं इसको 3 साल अपने पास रखूंगा या 4 साल अपने पास रखूंगा, कितने को, 10 लाख को, और 4th ईयर में मतलब 14th ईयर में मैं आपको 10 लाख प्लस 10 लाख रुपए के ऊपर सेम जो एफडी का इंटरेस्ट होगा वो आपको दूंगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप इधर से करते हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज बैंक उधर से करता है, ठीक है। तो इस तरीके से रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट चलता है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक क्या, कमर्शियल बैंक का।